हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ ISLM एनालिसिस, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके भाग 2 के साथ। इससे पहले हमने भाग 1 में ISLM एनालिसिस को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसको फिर से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने IS और LM कर्व ड्राइव किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो स्लोप ऑफ IS कर्व है और IS कर्व की शिफ्टिंग है वो किन तत्वों पर निर्भर करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से LM कर्व के स्लोप को और LM कर्व की शिफ्टिंग को हम डिस्कस करेंगे। उसके उपरांत हम IS और LM कर्व्स का यूज करते हुए किस तरीके से हम AD कर्व ड्राइव कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि IS LM एनालिसिस के दो मेन मकसद हैं। पहला मकसद ये था, पहला हमारा उद्देश्य ये था कि हम ये ज्ञात करें कि किस तरीके से गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में एक साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट था कि ISLM एनालिसिस को यूज करते हुए किस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं ISLM एनालिसिस के कोर पॉइंट्स हैं। डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP पर, और इसके साथ साथ AD कर्व पर उसके इम्पैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से फिजिकल पॉलिसी में होने वाले चेंजेस किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP को इफेक्ट करेंगे और किस तरीके से वो AD कर्व को इफेक्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के ISLM एनालिसिस पार्ट 2 के अंतर्गत। सबसे पहले हम जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था उसको रिकैप करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। पिछले जो वीडियो था ISLM एनालिसिस का, डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, IS कर्व को किस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, वो हमने देखा था कि ये जो केंजियन क्रॉस है y इज इक्वल टू ए पर लेवल ऑफ इनकम डिसाइड हो जाएगा। इस लेवल ऑफ इनकम पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो AE1 कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन ई पॉइंट पे हमने इस कॉम्बिनेशन को नीचे के पैनल में शिफ्ट किया, Y0 R0 का कॉम्बिनेशन ई पॉइंट पे दिखाया। लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, उसके फलस्वरूप इन्वेस्टमेंट कम होगा और AE कम होगी, और उसके फलस्वरूप इनकम जो है वो OY0 से रिड्यूस होके OY1 हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप हमारा जो नया कॉम्बिनेशन होगा वो R1Y2 पॉइंट F, जो नीचे के पैनल में हम देख सकते हैं, यहां होगा। और इन दोनों पॉइंटों को मिला के, जो E और F पॉइंट्स हैं, इनको मिला के हमने IS कर्व ड्राइव किया था। ये हमारा IS कर्व था। ये बेसिकली जो हमने वीडियो लेक्चर के भाग वो एक में डिस्कस किया था कि किस तरीके से IS कर्व को ड्राइव किया जा सकता है। इसी तरीके से LM कर्व को किस तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, वहां हमने डिस्कस किया था डिटेल में। यहां आप देख सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। एक Y0 R0, जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है ई पॉइंट पे। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन हैं, R1 एंड Y1, फिर Y2 एंड R2, ये तीनों कॉम्बिनेशन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इनको डिटेल में देखा था। ये ई पॉइंट हो गया जहां पर Y0 R0 कॉम्बिनेशन है, Y1 R1 पे E1 और ये E2। अगर हम दोनों को मिला देंगे, तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो हमारा LM कर्व आ जाएगा। ये डेरिवेशन ऑफ IS एंड LM कर्व था जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आइए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्लोप ऑफ IS कर्व किन चीजों पर निर्भर करता है। इस ग्राफ को आप देखने से समझ सकते हैं कि हमने ये ISLM कर्व को ड्राइव किया था, अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने कहा था कि अगर R1 बढ़ गया, यहाँ से R बढ़ के R1 हो गया, तो उसके कारण हमारी जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट में चेंजेज आए, ये चेंजेज हमने इन्वेस्टमेंट में लिए, और इन चेंजेस के कारण हमारी इनकम जो है OY1 घट के OY1 होगी, और उसके फलस्वरूप ये जो F पॉइंट था, इसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट यहाँ आया और हमने IS0 कर्व ड्राइव किया। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो R0 से R1 हुआ, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जितना हमने यहां दिखाया है कम होते हुए, इतना कम नहीं होता, उससे कम कम होता, मान लो इस पॉइंट पे कम होता, तो हमारी इनकम जो है वो R2 के ऊपर इनकम जो घटती वो OY0 से OY1 नहीं आती, उससे कम आती। इसका मतलब ये पॉइंट जो हमने F यहाँ पे आया, ये हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे होता, और उस कंडीशन में हमारा जो IS कर्व है उसकी शेप लगभग इस तरीके की होती।
यानी जो IS कर्व का स्लोप है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस होता है। एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा, दूसरा ये इस चीज पे डिपेंड भी करेगा कि ये जो AE कर्व है इसका स्लोप क्या है। बेसिकली AE कर्व का स्लोप जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमशन पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है। तो ये जो स्लोप है ये स्लोप हमें दिखाता है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। यानी ये स्लोप जो बी है, बीटा है, उस पर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, और उसके साथ मल्टीप्लायर की वैल्यू जुड़ी हुई है। जितने ज़्यादा हमारा बी होगा उतनी ज़्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। तो अगर ये मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तब हमारे IS कर्व की कोई एक शेप होगी और कम होगी तो दूसरी शेप होगी। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ IS कर्व है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहला, सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, और दूसरी चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है वो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की। अब ये स्लोप ऑफ IS कर्व है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। आप कह सकते हो कि जो IS1 कर्व है वो इलास्टिक है और IS2 जो है वो इन इलास्टिक है। यहां पे आप देख सकते हो कि जब I जो है इट इज मोर सेंसिटिव टू R, यानी I में चेंज होने से R में ज्यादा चेंजेस होते, R में चेंजेस होने से I में अगर ज्यादा चेंजेस होते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि ज्यादा अगर I में कमी आएगी तो हमारा IS कर्व फ्लैट आएगा, यानी ज्यादा इलास्टिक आएगा। इसी के साथ साथ अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी तो IS कर्व हमारा जो है वो फ्लैट होगा या ज्यादा इलास्टिक होगा। इसके विपरीत अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो R से कम सेंसिटिव है और मल्टीप्लायर की वैल्यू लो है, तो उस कंडीशन में जो हमारा IS कर्व होगा उसका स्लोप जो है इन इलास्टिक पोर्शन में होगा, उसका स्लोप जो है वो अलग होगा, और IS1 कर्व का स्लोप अलग है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो I R से कितना अधिक सेंसिटिव है और MPC की वैल्यू क्या है, या जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन की वैल्यू क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करें स्लोप ऑफ IS कर्व। अब आते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व। अब शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व को जानने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि IS कर्व शिफ्ट क्यों होता है, कब किन कंडीशन में IS कर्व शिफ्ट होगा। IS कर्व शिफ्ट हो सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंजेस होने से, सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंजेस होने से, जो सी वाला पार्ट है हमारा। इसके साथ जो आई का पार्ट है, आई क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, और दे आर अनरिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट में चेंज के कारण एक तो इन्वेस्टमेंट चेंज होता है। हमने डिस्कस किया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट घट जाता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंज ना हो फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हो जाएं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे तत्वों पे निर्भर करता है, बेसिकली वो MEC या रेट ऑफ प्रॉफिट्स पे निर्भर करता है। तो उनमें चेंजेस होने से अगर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस होते हैं तो IS कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है जी वाला पोर्शन चेंज होता है तो IS कर्व शिफ्ट होगा। इसी तरीके से टैक्सीज में अगर चेंजेस होते हैं, टैक्स कम या ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी IS कर्व शिफ्ट होगा। इसी तरीके से चेंजेस इन नेट एक्सपोर्ट्स अनरिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, यानी नेट एक्सपोर्ट्स X-M में चेंज हो रहे हैं और वो इंटरेस्ट रेट से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जो हैं वो चेंजेस होते हैं। तो उसमें चेंजेस के अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट से अनरिलेटेड चेंजेस है नेट एक्सपोर्ट्स में, उनके कारण अगर कुछ चेंजेस हैं तो IS कर्व शिफ्ट होगा। तो ये IS कर्व के शिफ्टिंग के मुख्य जो बिंदु हैं वो हमारा कंजम्पशन है, C है, I है, G है, T है, और हमारा X-M है। ये सारे फैक्टर हैं, इनमें जो चेंजेस होंगे तो वो IS कर्व को शिफ्ट करेंगे। IS कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं। मान लो ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे G था, G घट जाता है, I घट जाता है, या T बढ़ जाता है, या C घट जाता है, और X-M घट जाता है, C प्लस I प्लस G प्लस X-M। ठीक है, इनमें चेंजेस होने से अगर G घटता है, I घटता है, C घटता है और X-M घटता है तो हमारा AE जो है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर होता है C प्लस I प्लस G प्लस X-M। इसके विपरीत अगर T बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, तो इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घट जाएगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो घट जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर ये चेंजेस होते हैं, 5
जो फैक्टर हमने डिस्कस किए थे उनमें इन डायरेक्शन में चेंजेज होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे। तो क्या होगा उसके फलस्वरूप उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन हमारा ए कर्व जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वो क्यों शिफ्ट हुआ है? इन तत्वों में सारों में या किसी एक में परिवर्तन होने से। मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो घट गया, तो उसके कारण ए कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, R0 ही रहेगा, लेकिन लेवल ऑफ इनकम जो है वो Y1 Y01 के बराबर होगी, इतनी होगी, घट जाएगी। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसका मतलब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, यहां किसी पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे है। इसी तरीके से अगर R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहां पर भी अगर डिक्रीज इन जी होता है या डिक्रीज इन आई होता है या इंक्रीज इन टैक्स होता है, तो हमारा ए कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो हमारे R1 के साथ जो y का लेवल है वो घट जाएगा और E1 पॉइंट पे आ जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा आई एस कर्व यहाँ था, अगर इन फैक्टर में चेंजेस होगा, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया जो अनरिलेटेड टू आर है, टैक्स बढ़ गए, सी घट गया, या x माइनस एम जो है वो घट गया, तो उस कंडीशन में हमारा जो आई एस कर्व है, अब नया आई एस कर्व हमारा E1 और F1 पॉइंट को मिलाने से बनेगा, तो IS1 कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके विपरीत अगर जी बढ़ता या इन्वेस्टमेंट बढ़ता या जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसमें अगर इंक्रीज होता, तो उस कंडीशन में हमारा आई एस कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो सारे तत्वों में चेंजेस है इसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी है, यानी जिसमें टैक्स कम करते हैं हम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो एक्सपेंशनरी नहीं है तो उस कंडीशन में वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आई एस कर्व की शिफ्टिंग है। अब हम डिस्कस करते हैं एलम कर्व के स्लोप के बारे में। ये हमारा एलम कर्व हमने ड्राइव किया था। इसका स्लोप किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने कहा कि अगर इनकम Y0 से बढ़ के Y1 हो जाती है, तो हमारा MD कर्व जो है वो शिफ्ट होके यहाँ से शिफ्ट हो गया था। अगर ये Y में होने वाले चेंजेस के कारण जो मनी डिमांड है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो ये इतना शिफ्ट नहीं होता, इससे कम शिफ्ट होता, तो इसका मतलब हमारा जो R1 के साथ जो पॉइंट बनता, जो Y1 के साथ जो पॉइंट बनता वो कहीं यहाँ होता, ठीक है, Y1 के साथ जो पॉइंट बनता कहीं यहाँ होता। तो इसका मतलब हमारा एलम कर्व जो है वो इस डायरेक्शन में ना होके ऐसा होता। इसका मतलब जो एलम कर्व का स्लोप है वो एक तो डिपेंड करता है कि मनी डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट चेंजेस से किस तरीके से इफेक्ट होती है, इसके साथ साथ मनी डिमांड जो है वो चेंज इन जीडीपी से किस तरीके से प्रभावित होती है। चेंज इन जीडीपी के साथ मैंने अभी बताया कि चेंज इन जीडीपी के कारण जो मनी डिमांड है वो कितनी, अगर कम बढ़ती है तो ये लेफ्ट में इस तरीके की शेप आएगी, और अगर ज़्यादा बढ़ती है, मान लो ये यहाँ की बजाय यहाँ से शिफ्ट Y1 लेवल इनकम होने से ये कर्व इतना शिफ्ट होने की बजाय इससे ज़्यादा शिफ्ट होता, तो उस कंडीशन में हमारा एलम कर्व जो है वो इस तरीके का होना था। ठीक है, इसका मतलब एलम कर्व का स्लोप क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मनी डिमांड चेंजेस इन जीडीपी से किस तरीके से जुड़ी हुई है। यानी जीडीपी में चेंज होने से मनी डिमांड अगर ज़्यादा चेंज होगी तो उस कंडीशन में हमारा एलम कर्व का ये शेप आएगी, और अगर कम चेंजेस होगी तो हमारे एलम कर्व की ये शेप आएगी। इसी तरीके से मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट चेंजेस से किस तरीके से, यानी जो हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड का जो शेड्यूल है, ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था। इस कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो होने वाले चेंजेस हैं उनके साथ जो मनी डिमांड है वो चेंजेस अलग अलग होंगे, और वो एलम कर्व की शेप को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब एलम कर्व का जो स्लोप है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन जीडीपी, दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अब अगर इसको हम देखें, ये LM1 कर्व है और ये LM2 कर्व है। यहाँ पे हम देख सकते हैं LM2 कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है और LM1 जो है वो कम इलास्टिक है। अब LM कर्व कम इलास्टिक कब होगा? जब जो मनी की डिमांड है वो Y से ज़्यादा सेंसिटिव होगी, यानी ज़्यादा बढ़ेगी, और वो R से लेस सेंसिटिव होगी, तो उस कंडीशन में हमारा LM1 कर्व इस तरीके का आएगा। इसके विपरीत अगर हमारी मनी डिमांड जो है वो Y से कम सेंसिटिव होगी, यानी Y में चेंज होने से मनी डिमांड में चेंजेस अगर कम होंगे, तो उस कंडीशन में एलम कर्व की ये शेप आएगी। और अगर जो मनी डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा सेंसिटिव होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट
में चेंज होने से जो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मनी की डिमांड है वो अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो उस कंडीशन में हमारा LM2 कर्व LM कर्व का शेप जो है वो इस तरीके की होगी। तो स्लोप ऑफ LM कर्व डिपेंड करता है कि सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू वाई एंड टू आर। ये थे हमारे स्लोप ऑफ LM कर्व। अब LM कर्व की शिफ्टिंग हम देखते हैं। LM कर्व कब शिफ्ट होगा? अगर मान लो मनी सप्लाई बढ़ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? मॉनेटरी अथॉरिटीज ने मनी सप्लाई बढ़ा दी तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां देखेंगे आप कि हमारी मनी सप्लाई बढ़ गई। अब ये जो तीनों पॉइंट थे हमारे, मनी सप्लाई बढ़ गई लेकिन इनकम लेवल वही है, इनकम लेवल y0 है लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा। यहां पे घट गया ना, इसका मतलब जो हमारा y0 और r0 का कॉम्बिनेशन था, अब ये था, ये r0 स्टार हो जाएगा, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी लेवल ऑफ इनकम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा, यानी यहां का एक पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगा और यहां एक पॉइंट आएगा, और इसी तरीके से जो हमारा y2 लेवल है इनकम का, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम होगा और यहां कोई पॉइंट आएगा। इसका मतलब कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो हमारा LM कर्व जो है वो ये वाला नहीं रहेगा, ये शिफ्ट होके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये LM कर्व की शिफ्टिंग है, और ये शिफ्टिंग किसके कारण होती है? ये शिफ्टिंग होती है जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो हमारा LM कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर मनी सप्लाई कम होगी तो हमारा LM कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, आगे इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करने वाले हैं। अब शिफ्टिंग ऑफ LM कर्व हमने अभी डिस्कस किया था, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। MS बढ़ गया, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई, उसके कारण जो पहले हमारा पॉइंट E0 था, यानी ये कॉम्बिनेशन था, अब हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो घट जाएगा, ये घटे हुए कॉम्बिनेशन पे E1 पॉइंट पे होगा और हमारा LM कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको आप दिखा सकते हो, जो मैंने पीछे बताया उस तरीके से भी दिखा सकते हो। दोनों तरीके से इसको समझा जा सकता है और दोनों तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। अब IS कर्व और जो LM कर्व है उसकी शिफ्टिंग का इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो IS कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो गया, राइट में शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? राइट में शिफ्ट होने से इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, हमने डिस्कस किया था कि IS कर्व राइट में कब शिफ्ट होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, आई बढ़ जाए, तो हमारा जो IS कर्व है राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और राइट में शिफ्ट होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट ये होगा, कंट्री की GDP भी बढ़ जाएगी, रियल GDP भी बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर IS कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाएगा और इनकम भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से IS कर्व की शिफ्टिंग का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को इफेक्ट करता है। इसी तरीके से अगर LM कर्व शिफ्ट होता है, मान लो LM कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हुआ, तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा लेकिन GDP बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर हमारा LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो हमारी इनकम जो है वो घट जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये IS कर्व और LM कर्व की शिफ्टिंग का इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे इफेक्ट है। अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं यूजिंग IS-LM एनालिसिस, यानी IS-LM एनालिसिस को यूज करते हुए किस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड को ड्राइव कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कर्व IS और LM का इंटरेक्शन है। यहाँ पे हमने जब IS-LM एनालिसिस डिस्कस किया था तब हमने कहा था कि हमने प्राइस लेवल को अनचेंज्ड माना है, यानी गिवन माना हुआ है, यानी प्राइस चेंजेस नहीं होते हैं, प्राइस को हमने फिक्स माना हुआ है। अगर किन्हीं कारणों से अगर प्राइस चेंज होता है, जैसे ये LM कर्व है, ये एक P0 प्राइस पे बनाया गया है, यानी हमने ये मान लिया है कि प्राइस जो है वो P0 रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर प्राइस चेंजेस होते हैं, मान लो किसी कारण से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ने से हमारी जो मनी की डिमांड है, रियल मनी की जो डिमांड है, M/P, मनी डिमांड जो है हमारी M/P के बराबर थी, अगर P बढ़ गया तो इसका मतलब हमारी मनी की डिमांड जो है, मनी की जो डिमांड है वो घट जाएगी, यानी M/P या मनी सप्लाई जो है वो हमारी अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो घट जाएगी और प्राइस लेवल कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी।
जो नॉमिनल मनी, रियल मनी सप्लाई है, प्राइस चेंज होने से मनी की अमाउंट जो है वो चेंज होगी। अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है पी से P1, पी से P1 डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो एलएम कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। हमने देखा था कि एलएम कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो जाता है अगर प्राइस लेवल बढ़ता है, सॉरी मनी सप्लाई अगर बढ़ती है तो उस कंडीशन में हमारा एलएम कर्व जो है वो LM1 हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएंगे और इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब अगर किन्हीं कारणों से ये प्राइस लेवल घटने की बजाय बढ़ जाता है तो रियल मनी जो सप्लाई है वो हमारी घट जाएगी, और घटने के कारण जो एलएम कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और हमारा नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 पे होगा, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 से बढ़ के R2 हो जाएगा और इनकम Y0 से कम होके OY2 हो जाएगी। अब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्राइव करना है, और हमें पता है एग्रीगेट डिमांड कर्व किस चीज की रिलेशनशिप है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड जीडीपी। तो यहां पे हमने क्या करना है, जो 3 प्राइस लेवल थे P0, P1 और P2, इसको हम जो नीचे का पैनल है उसमें एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ये हमारा प्राइस लेवल है और ये हमारा इनकम लेवल है। अब जो Y0 इनकम है इस पे प्राइस P0 है, मान लो ये प्राइस P0 हमारा यहां पे है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अगर प्राइस घट जाता है P0 से घट के P1 हो जाता है तो क्या होगा, P0 से घट के P1 होगा तो प्राइस को हमने यहां प्लॉट किया P1 पे, और उसके कारण इनकम जो है हमारी बढ़ गई, तो नया पॉइंट जो आएगा वो हमारा B पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जो है वो P से घट के P1 हो गया, जिसके कारण हमारी एलएम कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हुआ, राइट में शिफ्ट होने से इनकम जो है वो बढ़ गई, यानी P1 प्राइस पे हमारी इनकम ज्यादा होगी, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया B। इसी तरीके से अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता P से P2 तो उसके कारण हमारे प्राइस तो इंक्रीज हो जाता, ऊपर की तरफ जाता, और हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती, और नया जो कॉम्बिनेशन आता वो C पॉइंट पे आता। अब अगर हम C, A और B पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारा AD कर्व ड्राइव होता है। ये AD कर्व की डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस एंड जीडीपी, जहां पर दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम में है, मनी मार्केट भी और गुड्स मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है, उन पॉइंट को दिखाता। तो इस तरीके से हम एडी कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। एडी कर्व ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया कि P0 में चेंजेस देखे, और P0 में चेंज होने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस देखे, और उन दोनों को रिलेट करके हमने एक कर्व ड्राइव किया जिसको हमने एडी कर्व का नाम दिया, जो CAB जो लाइन है उससे देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है तो उस कंडीशन में भी हम मनी डिमांड को चेंजेस देख सकते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी एंड एडी कर्व डिस्कस करते हैं कि किसी कंट्री की अगर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होता है तो उसका एडी कर्व पे क्या इंपैक्ट है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है। अब तक हम अभ्यस्त हो चुके हैं आईएस और एलएम कर्व को ड्राइव करते हुए। हमें पता है इसके वाई एक्सिस पे हमने आर लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं इसमें हमारी वाई। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम R0 और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y0 है। अब अगर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रही, प्राइस स्टेबल है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, ये हमारा एडी कर्व है, ये एडी कर्व है कोरस्पॉन्डिंग टू इन ISLM कर्व से कोरस्पॉन्डिंग और पी प्राइस लेवल पे। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकती है। अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा एलएम कर्व जो है यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी सप्लाई का बढ़ना। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा एलएम कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट होगा। यहाँ पे जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट में शिफ्ट होने का मतलब है इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। इवन पॉइंट पे आ गए नया इक्विलिब्रियम, तो हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी OI0 से OI1 तक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के हो जाएगा OR0 से OR1। और एडी कर्व को क्या होगा, अब इस पॉइंट पे प्राइस लेवल तो वही है, पी ही है, प्राइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं है। इस प्राइस लेवल पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 के साथ जो हमारी इनकम का लेवल है वो Y1 होगा, यानी ये जो एडी कर्व है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा OY1 के इक्विवेलेंट। ये हमारा नया एडी कर्व है AD1।
इसका मतलब अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसी प्राइस लेवल पे इनकम हमारी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी हमारी इनकम जो है वो OI0 से कम होके OY2 हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 से बढ़ के OR2 हो जाएगा। और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा एडी कर्व है वो क्या होगा, हमारा एडी कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि हमने AD2 कर्व के द्वारा जो ग्रीन लाइन से हमने यहाँ ड्रा किया उसके द्वारा हम देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो उसके फलस्वरूप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और हमारा इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और एडी कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारा एलएम कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इनकम घट जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और हमारा एडी कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का एडी कर्व पर और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब कितना चेंजेस होगा वो डिपेंड करता है कि मनी सप्लाई में हमने कितना चेंज किया और इनकम में चेंजेस कितने हुए, यानी मनी सप्लाई में चेंज होने से इनकम में चेंजेस कितने हुए, Y0 से Y1, ये हमारा जो वैल्यू है इसको हम मनी मॉनेटरी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए हम फिजिकल पॉलिसी का देखते हैं। लेफ्ट पैनल जो दोनों हैं वो जाना पहचाना डायग्राम है, हमने बेसिक IS0 और LM0 के हिसाब से ड्राइव किया है, ये हमारा एडी कर्व है। अब अगर हम फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी का इंपैक्ट किस पे होगा, IS कर्व पे होगा। अगर हम IS कर्व में एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करते हैं वो कब होगा, हमने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, आई बढ़ गया हमारा हमारे टैक्स घट गए या हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हमारा IS कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी जब हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हमारा IS कर्व राइट में शिफ्ट होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारी इनकम जो है वो OI0 से बढ़ के OY1 हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो OR0 से बढ़ के OR1 हो जाएगी। तो ये इफेक्ट है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है। अब इस एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का एडी कर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसी लेवल ऑफ प्राइस लेवल के ऊपर जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एडी कर्व जो है वो हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के कारण इनकम बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, एडी कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमारा IS कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होने के कारण हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी जो है वो घट जाएगी और इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और इसके फलस्वरूप जो हमारा एडी कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यानी फिजिकल पॉलिसी में होने वाले चेंजेस के कारण एडी कर्व की शिफ्टिंग हम देख सकते हैं। एक्सपेंशनरी अगर फिजिकल पॉलिसी है तो राइट में शिफ्ट होगा एडी कर्व और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है तो इनकम इक्विलिब्रियम इनकम भी बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा और एडी कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो ये बेसिकली हमारा ISLM कर्व के द्वारा इस तरीके से हम एडी कर्व को और फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वीकनेस ऑफ ISLM मॉडल। सबसे पहली वीकनेस है कि ये जो मॉडल है ये डायनामिक मॉडल नहीं है, ये ओनली कंपेरेटिव स्टैटिक मॉडल है, डायनामिक मॉडल नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम लैग को ध्यान में नहीं रखा गया है। अब ये जो मॉडल है ये इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को इग्नोर करता है, उसको ध्यान में नहीं रखता है। इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन में होने वाले चेंजेस हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर चेंज होती है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको अपने एनालिसिस में ध्यान में नहीं रखता है। टाइम लैग्स नहीं है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये स्टैटिक मॉडल है। इसके साथ साथ ये प्राइस लेवल को बाहर से दिया हुआ मानता है, खुद डिटरमाइन नहीं करता है, बाहर से दिया हुआ मानता है। हमने माना ना कि P0 से बढ़ के अगर P1 हो जाए, मॉडल ने खुद डिटरमाइन नहीं किया, तो ये इसकी एक बड़ी वीकनेस है कि प्राइस लेवल को ये बाहर से दिया हुआ मानता है, खुद डिटरमाइन नहीं करता है। इसके साथ साथ ये लेबर मार्केट के इक्विलिब्रियम को ध्यान में नहीं रखता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। पहला है IS कर्व क्या है और इसकी शिफ्टिंग के क्या कारण हैं। इसके बाद स्लोप ऑफ IS कर्व और LM कर्व किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ISLM कर्व जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ
एडी कर्व जो है वो ISLM एनालिसिस से किस प्रकार ड्राइव किया जा सकता है और इक्विलिब्रियम पर फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट है जीडीपी एनालिसिस को यूज करते हुए, वो आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि किस तरीके से इसको ड्राइव किया जा सकता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ए डिक्रीज इन ऑटोमस कंजम्पशन शिफ्ट द, कंजम्पशन शिफ्ट हुआ है तो किस कर्व को शिफ्ट करेगा और किस डायरेक्शन में करेगा, ये हमें बताना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन घट गया है तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा कर्व शिफ्ट होगा, IS कर्व शिफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसका मतलब बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है IS कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, कब लेफ्ट में शिफ्ट होगा IS कर्व, जब टैक्स इंक्रीज होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, या तीनों इंक्रीज होंगे। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ए, जब टैक्स इंक्रीज होंगे तो IS कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। फैक्टर्स दैट काज द IS कर्व टू शिफ्ट, IS कर्व को शिफ्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये कुछ फैक्टर्स हमने दिए हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है जो रिलेटेड टू बिजनेस कॉन्फिडेंस है, या ऑल ऑफ द अबो। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबो। इन तीनों के कारण IS कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। इसके साथ साथ एन ऑटोनोमस इंक्रीज इन मनी डिमांड, अगर मनी डिमांड बढ़ती है तो IS कर्व राइट में शिफ्ट होगा, IS कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा, LM कर्व राइट में शिफ्ट होगा, या LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। पहले तो ये देखना है कि जब मनी डिमांड की बात आती है तो IS कर्व पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, LM कर्व पे होगा। पहला तो LM कर्व शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मनी डिमांड जो है वो हमारी बढ़ गई है। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।